हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे बढ़ेंगे। कुछ 5-7 क्वेश्चंस करेंगे अच्छे से एंड विल मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। लाइक ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आई एम नॉट गुड विद टॉकिंग फॉर श्योर। देखो भाई, सबसे पहला सवाल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो भाई मुझे बोला है कि आप ना ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के बीच का रेशियो बताओ। मतलब दे वांट मी टू कैलकुलेट Fe बाई एफ जी। ठीक है, अब Fe इन इटसेल्फ, जैसे मान लीजिए पहला सेटअप ले लेते हैं जहां पे मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं भाई, दिस इज योर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज योर सेकंड इलेक्ट्रॉन। इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ना बेटा, दैट इज, लेट्स कॉल इट एज आर। इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा दैट इज गिवन बाय के E1 E2, दो Q1 Q2 दो चार्जेस है बरोबर। इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट इज G, मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ द सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दे वांट मी टू कैलकुलेट अ रेशियो Fe बाय Fg। मैंने बोला क्यों नहीं भाई, डिवाइड कर दो दोनों को, दोनों का r स्क्वायर कट गया, तो ऊपर बच गया सिर्फ के ई स्क्वायर और नीचे बच गया G, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ ऑलराइट। ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। जी इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ऑलराइट, अब ये सारा जो है ना, ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा तुम्हें। दिस कम्स आउट एज 4 into 40 10⁻42। This is the ratio for two electrons। ये किन के लिए बच्चे? ये है सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब तुम बोलोगे सर क्या होगा अगर दो प्रोटॉन का होगा? कोई दिक्कत नहीं भाई, ये तुम्हारे दो प्रोटॉन हो गए, इनके बीच का डिस्टेंस इज r। अब इनके बीच का अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखोगे तो इट इज k, चार्ज ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन चार्ज ऑफ सेकेंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। Fg निकालोगे तो इट इज G, मास ऑफ अ प्रोटॉन मास ऑफ द सेकेंड प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जैसे हम Fb Fe बाय Fg करने को जाएंगे वी गेट अगेन वेरी सिमिलर पैटर्न में आंसर, बस इस बार ही Me नहीं होगा Mp होगा। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, k की वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। एक इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G is 6.67 into 10⁻⁻11. Mass of a proton is 1.67 into 10⁻⁻27 का स्क्वायर। देखो भाई 1.6 और 1.6 तुम्हें डायरेक्टली मिल गया, तो कैलकुलेशंस आर गोइंग टू बी फेयरली वेरी सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1.6 कट गया ऑलमोस्ट, तो दिस गिव्स मी 9 into 10⁻⁹ into 10⁻⁻38 divided by 6.6 into 10⁻⁴ into 10⁻11। Some basic calculations will give me Fe by Fg का आंसर as 1.5 into 10⁻36। हो गया भाई, तो तुम्हारे क्वेश्चन में बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स था वो सॉर्ट हो गया, बिटवीन टू प्रोटॉन्स था वो भी सॉर्ट हो गया। अब वो क्या पूछना है मुझे, Q बाई एम की वैल्यू बताओ जब मेरा Fe Fg के बरोबर होगा। करेक्ट है, सो व्हाट विल हैपन, ध्यान से देखना, इफ Fe is equal to Fg, what is Fe? Fe is equal to ke square by r square। Fg is equal to gm square divided by r square। बराबर बात है। अब इसमें मुझे चाहिए Q by m, so let's remove this e altogether and write it down as Q। So you get Q square by m square equal to G by K। तो Q by m की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ G by K। ध्यान से देखना, अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहेगा सर ये इलेक्ट्रॉन के बीच का पूछा है या प्रोटॉन के बीच का पूछा है? भाई फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, हमें Q by m रेशियो चाहिए बरोबर। और आंसर में G by K ये जो वैल्यू है दैट इज फिक्स्ड, वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो। G इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली K इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। यू विल नाउ सी हाउ ब्यूटिफुली दिस इज बीइंग क्राफ्टेड। देखो ध्यान से भाई, ये तो -20 हो गया। अब इसका मैंने कैलकुलेट किया था यार, इस सब मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है। इट्स समवेयर लाइक 0.9 into 10⁻⁻10।
which makes it 9 into 10 raised to minus 11. ये है तुम्हारा charge per unit mass, or else I'll write the unit as coulomb per kg. That is your question number 21. Now let's move down to our next question. Look at this question. भाई ये सवाल है ना, थोड़ा तुम्हें बोलेगा, दिमाग लगाओगे. This is a very good question. What would be the interaction force between two copper spheres? Okay, so I have two copper spheres, all right. Each of mass 1 gram, all right. उनका mass दिया गया है आपको, separated by a distance of 1 meter. Oh, perfect. Okay. If the total electronic charge in them is different from the total charge of the nuclei by 1%. अब what does this mean? This is the मतलब this is that जो आखिरी ये लाइन है ना, if the total electronic charge यहाँ से लेकर end तक, this is the mastermind of the question. ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के चार्ज का 1% है, ठीक है. सो मैं ये कह सकता हूँ दैट कैन आई से दैट द टोटल चार्ज ऑन वन एटम इज इक्वल टू 1% 1% of the total charge of nucleus. If you feel कि ये जो मैंने लिखा है that is correct, तो भाई हम आगे बढ़ सकते हैं. If the total electronic charge in them is different from the total charge of the nucleus by 1%. अब देखो सिंपल सी स्टोरी, इसको समझाने के पीछे समझाता हूँ कैसा. देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे एटम्स है, बरोबर. अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है +1e. मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ के चले जाता है तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज +1e. इतना तो क्लियर है. अब ये बोलता है कि एक एटम पे जो चार्ज है वो 1/100 टाइम्स 1% ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है. मतलब हो सकता है यहाँ पे 1/100 टाइम्स ऑफ चार्ज गया हो बाहर, जिसके वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया है. दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. ये जो सवाल है ना, यही गेम खेल रहा है. अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. आज सबसे पहला मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास कॉपर की बात हो रही है. कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 63, एटॉमिक मास जो है वो 63.5 ग्राम्स पर मोल है, ठीक है. अब ग्राम्स पर मोल सोचना जरा, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू 23 एटम्स, जिसका वेट होता है 63.5 ग्राम्स. मेरे पास एक एक स्फीयर है जिनकी वैल्यू से 1 ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे? x. So x is the number of atoms. What is x बच्चे? The number of atoms. Your x can be anything, but ये वाली x number of atoms है. So x into 63.5 is equal to 1 into 6.022 into 10 raised to 23. तो मेरा number of atoms क्या आ गया? ध्यान से देखते आ जाओ. My number of atoms is 6.022 into 10 raised to 23 divided by 63.5. ठीक है. अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर लोगे ना तो तुम इसे 1 टाइम्स से 10 टाइम्स और ऊपर का कट कुट करके 10⁻22 एटम्स तो बना ही लोगे. इतना तो भाई मेरा क्लियर है. अब कोई मेरे को बोलेगा सर टोटल चार्ज बताओ. टोटल चार्ज, क्योंकि भाई तुमने नंबर ऑफ एटम्स इस कॉपर स्फीयर पे ये ढूंढ के कुछ नहीं होगा. इस कॉपर स्फीयर पे जो चार्ज है तुम्हें वो ढूंढना है. बात समझ गए? इस कॉपर स्फीयर में जो चार्ज है बच्चे तुम्हें वो ढूंढना है. तो तुम सिर्फ उतने से काम नहीं चला सकते. अब तुम बोले सर कॉपर स्फीयर पे चार्ज कितना है. मैं बोलूंगा देखो कॉपर स्फीयर जो था उसमें कितने एटम्स थे? इतने एटम्स थे. 10⁻22 एटम्स थे, बरोबर. 10⁻22 एटम्स. और हर एटम में 29 यानी 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर. 29 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर. और हर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है. तो अब बेसिक कैलकुलेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे जो आंसर आता है दैट इज 464 कूलम्स ऑफ चार्ज. यानी एक कॉपर स्फीयर पे इतना चार्ज है. मैंने बोला अगर चार्ज मालूम पड़ गया तो फोर्स तो निकाल ही सकते हैं. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? k⁻² एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं. भाई एफ का फॉर्मूला क्या है? k⁻² k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9. क्यू स्क्वायर का वैल्यू होता है 464 इंटू 464 डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर. अब इसका जो कैलकुलेटेड आंसर है ना बच्चे दैट इज 1.93 इंटू 10⁻15 न्यूटन. भाई बहुत अच्छा किया था मैंने सब सॉल्व करके. इट सेव्ड अ लॉट ऑफ योर टाइम. अप्रोक्सीमेटली तुम इसे 2 इंटू 10⁻15 न्यूटन के आसपास मान सकते हो. दिस सेव्ड अ लॉट ऑफ योर टाइम.
लुक एट दिस क्वेश्चन भाई, ये सवाल है ना थोड़ा तुम्हें बोलेगा, दिमाग लगाओ करके. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. What would be the interaction force between two copper spheres? Okay, so I have two copper spheres, all right. Each of mass 1 gram, all right. उनका mass दिया गया है आपको, separated by a distance of 1 meter. Oh, perfect. Okay. If the total electronic charge in them is different from the total charge of the nuclei by 1%. अब what does this mean? This is the मतलब दिस इज दैट, जो आखिरी ये लाइन है ना, इफ द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज यहाँ से लेकर एंड तक, दिस इज द मास्टरमाइंड ऑफ द क्वेश्चन. ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो न्यूक्लियस के चार्ज का 1% है, ठीक है. सो मैं ये कह सकता हूँ दैट कैन आई से दैट द टोटल चार्ज ऑन वन एटम इज इक्वल टू 1%, 1% of the total charge of nucleus. इफ यू फील कि ये जो मैंने लिखा है दैट इज करेक्ट, तो भाई हम आगे बढ़ सकते हैं. If the total electronic charge in them is different from the total charge of the nucleus by 1%. अब देखो सिंपल सी स्टोरी, इसको समझाने के पीछे समझाता हूँ कैसा. देखो, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ये तुम्हारे एटम्स है, बरोबर. अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इसके ऊपर चार्ज आता है +1e. मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ के चले जाता है तो उस एटम के ऊपर जो चार्ज आता है दैट इज +1e. इतना तो क्लियर है. अब ये बोलता है कि एक एटम पे जो चार्ज है वो 1/100 टाइम्स 1% ऑफ द टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस है. मतलब हो सकता है यहाँ पे 1/100 टाइम्स ऑफ चार्ज गया हो बाहर, जिसके वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग गया है. दैट इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस कॉन्सेप्ट. ये जो सवाल है ना, यही गेम खेल रहा है. अब देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल है. आज सबसे पहला मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास कॉपर की बात हो रही है. कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 63, एटॉमिक मास जो है वो 63.5 ग्राम्स पर मोल है, ठीक है. अब ग्राम्स पर मोल सोचना जरा, एक मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसका वेट होता है 63.5 ग्राम्स. मेरे पास एक एक स्फीयर है जिनकी वैल्यू से 1 ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे? x. So x is the number of atoms. What is x बच्चे? The number of atoms. Your x can be anything, but ये वाली x number of atoms है. So x into 63.5 is equal to 1 into 6.022 into 10⁻23. तो मेरा number of atoms क्या आ गया? ध्यान से देखते आ जाओ. My number of atoms is 6.022 into 10⁻23 divided by 63.5. ठीक है. अब अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन भी कर लोगे ना तो तुम इसे 1 टाइम्स से 10 टाइम्स और ऊपर का कट कुट करके 10⁻22 एटम्स तो बना ही लोगे. इतना तो भाई मेरा क्लियर है. अब कोई मेरे को बोलेगा सर टोटल चार्ज बताओ. टोटल चार्ज, क्योंकि भाई तुमने नंबर ऑफ एटम्स इस कॉपर स्फीयर पे ये ढूंढ के कुछ नहीं होगा. इस कॉपर स्फीयर पे जो चार्ज है तुम्हें वो ढूंढना है. बात समझ गए? इस कॉपर स्फीयर में जो चार्ज है बच्चे तुम्हें वो ढूंढना है. तो तुम सिर्फ उतने से काम नहीं चला सकते. अब तुम बोले सर कॉपर स्फीयर पे चार्ज कितना है. मैं बोलूंगा देखो कॉपर स्फीयर जो था उसमें कितने एटम्स थे? इतने एटम्स थे, 10⁻22 एटम्स थे, बरोबर. 10⁻22 एटम्स, और हर एटम में 29 यानी 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दिस इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर. 29 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर. और हर इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज वैल्यू दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ठीक है. तो अब बेसिक कैलकुलेशन अगर मैं कर लेता हूँ तो मुझे जो आंसर आता है दैट इज 464 कूलम्स ऑफ चार्ज. यानी एक कॉपर स्फीयर पे इतना चार्ज है. मैंने बोला अगर चार्ज मालूम पड़ गया तो फोर्स तो निकाल ही सकते हैं. फोर्स का फॉर्मूला क्या है? k² / r². एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे लिख लेते हैं. भाई एफ का फॉर्मूला क्या है? k² / r². k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9. क्यू स्क्वायर का वैल्यू होता है 464 इंटू 464 डिवाइडेड बाई 1 मीटर का स्क्वायर. अब इसका जो कैलकुलेटेड आंसर है ना बच्चे, दैट इज 1.93 इंटू 10⁻15 न्यूटन. भाई बहुत अच्छा किया था मैंने सब सॉल्व करके. इट सेव्ड अ लॉट ऑफ योर टाइम. अप्रोक्सीमेटली तुम इसे 2 इंटू 10⁻15 न्यूटन के आसपास मान सकते हो. दिस सेव्ड अ लॉट ऑफ योर टाइम. चेक आउट क्वेश्चन नंबर 23. इसमें क्या बोला है? Two small equally charged spheres, each of mass m, are suspended from the same point by silk threads of length l. So let me draw the structure now. Let me take, तो काला कलर में आ गया, wait a second.
अपन इसको वाइट कर लेते हैं, ग्रे कर ली। चलो ये ना आपका एक सपोर्ट सिस्टम है। सपोर्ट मतलब भाई हवा में तैरता, मतलब ये सीलिंग है तुम्हारा और कुछ नहीं। इससे ना हमने दो सिल्क के थ्रेड्स लिए हैं और ये दोनों सिल्क के थ्रेड्स में से हमने दो स्फीयर्स लटका दिए। तो दिस इज योर स्फीयर 1 एंड दिस इज लेट्स से योर स्फीयर 2। ठीक है, are suspended from the same point by silk threads of length L. Let me check if I have an arrow that is double-sided. I unfortunately don't have a double-sided arrow. Hmm. ये arrow से बड़े इतने efficient नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम इसको एक बना लेते हैं और ऐसा ही एक और भी ड्रॉ कर लेंगे। अब ये बोलता है कि ये जो लेंथ आपने ड्रॉ किया, इसका लेंथ इज एल। वी स्टिल हैव नो आइडिया, नो क्लू कि इनके बीच का ये डिस्टेंस क्या है। लेट्स सी द क्वेश्चन, शायद मिल जाएगी आइडिया हमको आगे। ठीक है, are suspended from the same point by silk threads of length L. The distance between the spheres is x and this x is less than L. भाई ये जो स्टेटमेंट लोगों ने अभी बोल दिया ना, less than L, this is a very important statement. ये क्या मतलब है पता है कि x की वैल्यू कम है, बट भाई सोच के देख तो x की वैल्यू कम कब होगी, जब ये इनके बीच का एंगल जो है थीटा, दैट इज गिवन टू अस एज अ वेरी स्मॉल, ये हिंट है। और जब थीटा दिया जाता है ना, जब वेरी स्मॉल, तो समझ जाने का कि आने वाले एग्जाम एक्सप्रेशन में साइन थीटा टैन थीटा थीटा के बराबर हो जाएंगे। तो अगर आपको साइन थीटा मिल रहा है तो आप उसे थीटा लिख दोगे, अगर आपको टैन थीटा मिल रहा है तो आप उसे साइन थीटा भी लिख सकते हो या फिर आप थीटा भी लिख सकते हो। एनी हाउ, फ्रॉम व्हाट इज गिवन टू मी कैन आई इन्फर दैट दिस इज x by 2, दिस इज थीटा। ऑलराइट, आगे देखते हैं। The distance between the spheres is x is less than L. Find the rate dq by dt. This is my question. भाई मुझे चाहिए dq by dt। क्या चाहिए मुझे बच्चे? मुझे चाहिए dq by dt, with which the charge leaks off each sphere if their approach velocity varies as v equal to a by root x। देखो सिंपल सी स्टोरी है भाई, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, इसके ऊपर चार्ज है क्यू, समय के साथ इनका चार्ज वैल्यू कम हो रहा है। जब चार्ज कम होगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी कम होगा, जिसके वजह से वो एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू करेंगे। बात समझ गए? तो चलो सोचते हैं बेसिक चीजें। बेसिक भाई, ये जो चार्ज है मेरा, ये वाला चार्ज, वो इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ऑलराइट, एफ ई। इसके मास के कारण एक फोर्स आएगा नीचे mg। मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे एक धागा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक टेंशन आएगा T। इस टेंशन T को मैं रिजॉल्व कर दूंगा। देखो ये थीटा है जिसके चलते ये भी थीटा हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा T cos थीटा। वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा मेरा T sin थीटा। फ्रॉम व्हाट इज अवेलेबल एंड व्हाट इज रिटन इन द डायग्राम, आपका T cos थीटा जो है वो आपके mg को बैलेंस कर रहा है। ओनली देन कैन इक्विलिब्रियम बी एस्टैब्लिश्ड। P cos थीटा जो है वो बच्चा आपके mg को बैलेंस कर रहा है। वैसे ही आपका Fe यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो आपके T sin थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो लिख लेते भाई उससे भी Fe। नेक्स्ट स्टेप मेरे को ना देख के समझ रहा है कि भाई नेक्स्ट स्टेप होगा इन दोनों को डिवाइड कर देना। T sin थीटा डिवाइडेड बाई T cos थीटा गिव्स मी tan थीटा, T कट जाएगा एंड Fe बाई mg। अब जरा और सोचते हैं भाई, क्या मैं tan थीटा को sin थीटा लिख सकता हूँ? दिस इज द ट्रिक हियर, इंपॉर्टेंट है ये चीज नोट डाउन करना कि जब भी एंगल छोटा होगा तो आप tan थीटा की जगह sin थीटा लिखेंगे इस प्रकार वाले सेंस में। Fe, what is Fe? kq square divided by the distance between the two charges mg. By what is sin theta? From the diagram given here, sin theta is opposite divided by hypotenuse, which makes it x by 2l. So x by 2l is equal to kq square upon mg x square. अब next step पे लिखते हैं अपन, x by 2l is equal to kq square upon mg x square। मैंने x square को ना उधर ले जाता हूँ, I'll make it x cube upon 2l। ठीक है, that is equal to kq square by mg। मुझे चाहिए था dq by dt, तो मैं काम करता हूँ सब कुछ उधर ही ले जाता हूँ, क्यू स्क्वायर ही इधर रखता हूँ बस। सो क्यू स्क्वायर इज mg x क्यूब डिवाइडेड बाय k into 2l। नेक्स्ट स्टेप टेक स्क्वायर रूट, so mg x cube upon k into 2l। नेक्स्ट स्टेप लेट्स डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। अब भाई डेरिवेटिव कर लेते हैं, आ जाओ। तो dq by dt मुझे मिल जाएगा एंड दैट इज गिवन बाय अंडर रूट। अब देखो मैं सारी चीजों को बाहर रख दूंगा
क्योंकि सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एक x है जो वेरी होगा। तुम बोलोगे सर क्यों वेरी होगा x? क्योंकि भाई तुम देखो याद से, चार्ज लीक होने के कारण वो दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आ रहे थे। जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे तो इट इज वेरी वेरी एविडेंट कि भाई उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी कम होगा, विच मेक्स x वेरिएबल। So dq by dt is equal to under root of mg into k times 2l, x cube का डेरिवेटिव is 3 by 2 x raised to half dx by dt। साला what is dx by dt? वेलोसिटी। और मुझे याद है इस सम में ना वेलोसिटी का ना एक एक्सप्रेशन दिया था हमको a by root x। एक बार ना चेक कर लेंगे हम, a by root x था कि a root x था। dx by dt is velocity, velocity का एक्सप्रेशन हमें दिया गया था सम में, and that is v equal to a by root x। yes, तो dx by dt की जगह मैं लिख रहा हूँ v क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, इसे लिखना चाहिए मुझे a by root x। क्या रूट x कट गया। yes, सो भाई मेरा dq by dt क्या आ जाता है, देखते हैं फाइनल आंसर मारेंगे हम लोग यहाँ पे। m परफेक्ट, g परफेक्ट, 3 परफेक्ट, a परफेक्ट। नीचे का जो 12 है, 12 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4l बना दूंगा, और इस k को लिखूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इस 4 को इस 4 के साथ कट कर सकता हूँ? यस, अगर मैं इस 4 को इस 4 के साथ कट कर सकता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 pi epsilon naught mga divided by L. That is your dq by dt, the rate at which charge is leaked। अब बढ़ते हैं हम अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। भाई अगर मैं कूलम्स लॉ की तरफ ध्यान से देखूं तो फॉर्मूला उसका बहुत सादा है, k q1 q2 by r स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में उन्होंने क्या किया ना, आपको k की तो वैल्यू फिक्स करके दे दी है 9 into 10 raised to 9। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू मेमोराइज एनी हाउ। r यानी डिस्टेंस की वैल्यू भी उन्होंने फिक्स कर दी, और उन्होंने बोला कि मुझे स्मॉलेस्ट फोर्स चाहिए। तो फ्रॉम व्हाट इज वेरिएबल टू मी इज चार्जेस। चार्जेस का सबसे छोटा फॉर्म जो होता है वो दैट इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैंने एक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी वैल्यू पर रख दिया तो आई गेट द सबसे छोटा सा फोर्स विच इज 9 into 10 raised to 9 into 2.56 into 10 raised to minus 38, which makes a total value of 2.3 into 10 raised to minus 28 न्यूटन। भाई हो गया, बहुत हो गया सॉल्व करके, ठीक है। चलो अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 एंड आई एम टेलिंग क्वेश्चन नंबर 25 इज एक्चुअली अ गुड प्रश्न, ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देख लो भाई, ये सब मैंने सॉल्व करके रखे पहले से। आई एम सो हैप्पी कि सॉल्व करके रखे, सो दैट अभी मैं स्ट्रेस आउट नहीं कर रहा हूँ। देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है ना कैलकुलेशंस के चक्कर में, आई टेंड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग 2 into 3 1 3.56, so that wastes a lot of time and that is not a good idea when I'm recording। देखते सवाल। A particle of charge q and mass m moves rectilinearly under the action of an electric field। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका a minus bx, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। where b is a positive constant and x is a distance where the particle was initially at rest। तो x को लिख लेता है मैं, डिस्टेंस a और b तो मैं जानता हूँ कि भाई ये कांस्टेंट्स है, नॉट एन इशू। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल टिल इट कम्स टू रेस्ट। भाई हिंट देखो, रेस्ट वर्ड का मतलब होता है कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो होने वाली है, मतलब मुझे वेलोसिटी तक जाना पड़ेगा, बरोबर। तो देखो इसमें क्या प्रोसेस है, एफ हमने पढ़ा है, एफ इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, बट लॉज ऑफ मोशन में तुमने पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम ए। सो अगर मैं अभी यहाँ से ए निकालूं तो डू यू थिंक इट इज क्यू बाई एम इनटू ई? Yes, so I will get this as q by m e which is a minus bx। बट क्या यहाँ पे सवाल खत्म होता है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे तो एक्चुअली शुरू हो रहा है सवाल। देखो सवाल को एक डायरेक्शन देते हैं, a what is a? v dv by dx। अब तुम बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा कि v dv by dx लेना है? भाई तुम एक्सप्रेशन को देखो, इस एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन को सब्सटीट्यूट करना है। तो दो ही फॉर्मेट थे, एक तो भाई तुम्हारा dv by dt होता तब मुझे वेलोसिटी मिलता, और दूसरा था v dv by dx। मैंने देखा कि इस पूरे सेटअप में t तो है नहीं, मतलब ये वाला मेरे काम आएगा नहीं, तो बचा v dv by dx एंड हेंस मैंने a की जगह v dv by dx रखा। नेक्स्ट स्टेप, dx को उधर ढकेल दो तो v dv इज इक्वल टू q by m इनटू
a minus bx into dx. Next step, integrate कर दूँ. This will become v square by 2, whereas this will become q by m into ax minus bx square by 2. नेक्स्ट स्टेप, भाई वेलोसिटी जीरो बोली थी उन्होंने, तो इक्वेट कर दो इसको जीरो के साथ. ठीक है, आप q बाई एम को उधर शिफ्ट कर दोगे, जीरो हो जाएगा. आपके पास बचेगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2. अब इसे मैं अगर सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू जीरो. ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर बाई 2. एक्स एक्स कट गया और मुझे एक्स की एक बहुत क्लियर वैल्यू आ गई. व्हाट इज एक्स? एक्स इज इक्वल टू 2a बाई बी, जो मुझे पूछा गया था. इतना नहीं, मुझे एक्सेलरेशन भी मांगा था. मैं गया पीछे, मैंने देखा एक्सेलरेशन का फॉर्मेट क्या था. एक्सेलरेशन का आंसर था बच्चे क्यू बाई एम इंटू ए माइनस बी एक्स. मैंने बोला ठीक है भाई, उठाओ एक्सेलरेशन, क्यू बाई एम इंटू ए माइनस बी एक्स. अब इसी में क्यू बाई एम भाई सॉर्टेड है, इसको कुछ नहीं करना. ए माइनस बी एक्स, व्हाट इज एक्स? 2a बाई बी. हाउ डिड वी गेट इट? अभी तो कैलकुलेट किया है ना. सो ए आ जाता है मेरा क्यू बाई एम इंटू ए माइनस, ओके, बी और बी कट गया, 2a. ओह सॉर्टेड भाई, एक्सेलरेशन इज माइनस क्यू ए बाई एम. हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व. देखो यहाँ पे ना सिर्फ आपको आंखें खुली रखनी है, वरना क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे. अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली बहुत सारे अच्छे बुक्स में प्रिंटेड है, बहुत सारे अच्छे बुक्स में प्रिंटेड है. ये एक ऐसा सवाल है जो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को आए. ऑलराइट, नाउ दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21 टू 25. अगले सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर. Until then, bye bye and keep practicing.